and they also cause masculinizing effects. अगर फीमेल्स लेते हैं तो उनमें मेल का कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है मेल्स का, वो डेवलप होने का चांस रहता है. And why do the athletes use them? To increase their muscle mass, to increase their strength and power, and to decrease fatigue and enhance recovery. That means it increases capacities to train. मतलब ट्रेनिंग लोड लेने का जो कैपेसिटी है, मतलब ज्यादा लोड ले पाते हैं एथलीट्स if they use these anabolic steroids. Usually who use? Those with power and strength events like weightlifters, sprinters, throwers, उनमें ज्यादा लेने का टेंडेंसी होता है. So now let us learn about the side effects. Hazards of doping अगर क्वेश्चन देते हैं तो you have to think of mainly 3. हर एक जो भी ड्रग है, जो भी मेडिसिन है, जो भी ड्रग है, जो भी फूड हम खाते हैं, वो सब लिवर में स्टोर होता है. लिवर इज द स्टोरेज ऑर्गन. सो लिवर में प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है ऑफ ऑल दिस डोपिंग सब्सटेंस. देन ये सब ड्रग्स कहाँ से एक्सक्रीट होता है, बाहर कहाँ से जाता है? दैट इज थ्रू मींस ऑफ किडनी. Kidney filters these drugs and sends them outside. That's why they affect the kidney also. And finally, heart पे भी effects होता है. So these are the 3 main organs that are affected by any drugs, most of the drugs in general. Now specific to anabolic steroids, you have greasy skin and acne. Acne मतलब pimples. शरीर पे डिफरेंट टाइप ऑफ दाने होते हैं, पिंपल्स होते हैं. स्किन भी मतलब थिक हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इफेक्ट. एंड इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा होने में डिफिकल्टी होता है. देन लिवर एंड किडनी डैमेज, एग्रेसिव बिहेवियर बिकॉज दे आर मोर मैस्कुलिनाइजिंग, एग्रेसिव बिहेवियर. ट्यूमर्स मतलब कैंसर्स की तरह ग्रोथ्स होता है बॉडी में. एंड कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट एंड ब्लड वेसल रिलेटेड. उसमें क्या होता है? एरिथमियास मतलब रिथम डिस्टर्बेंसेस. जो हार्ट का रिथम होता है, मतलब इक्वल रिथम होता है, 2 बीट्स के बीच में जो टाइम है, फर्स्ट एंड सेकेंड बीट के बीच में, सेकेंड एंड थर्ड हार्ट बीट के बीच में जो टाइम है, वो इक्वल होना चाहिए. देन यू कॉल इट एज हार्ट इज इन रिथम. सो वो रिथम डैमेज होता है, थोड़ी देर फास्ट बीट होता है, थोड़ी देर स्लो बीट होता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिथम डिस्टर्बेंसेस. देन हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ता है. If you find in any athlete, power athlete or strength athlete with exaggerated blood pressure, then you can suspect he might have taken some anabolic steroid or some prohibited substance. Coronary artery disease, हार्ट का जो ब्लड वेसल है वो थिक हो जाता है और उसमें लिपिड्स डिपॉजिट होके हार्ट अटैक होता है. दिस इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिसीज इन यंग एज. Then now let us learn about ये सब वो बुक में है. Then let us learn about the androgenic effects. All these are due to anabolic effects and now androgenic effects. Males में gynecomastia develop होता है, that is development of breast like females. And testicular atrophy, males में जो testicles है वो atrophy मतलब काम करना कम हो जाता है, उसका काम बंद होने का जाता है, क्योंकि बाहर से तुमने स्टीरॉइड लिया. जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस नहीं होगा अभी, क्योंकि बाहर से तुम स्टीरॉइड ले रहे हो. वो बॉडी का मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म, वो हैम्पर हो जाता है. दैट्स व्हाई यू विल गेट टेस्टिकुलर एट्रोफी, डिमिनिश्ड स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म्स कम प्रोड्यूस होते हैं, एंड डिमिनिश्ड मेल हार्मोन प्रोडक्शन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन. इम्पोटेंस, एलोपेशिया मतलब बाल्डनेस. देन प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें कैंसर होने का भी चांस रहता है. दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स इन मेल्स. ये याद रखने के अलावा कोई उपाय नहीं है. यू हैव टू रिमेम्बर देम बिकॉज दिस इज अ एग्जाम क्वेश्चन. hazards of doping is an exam question, so you have to learn and remember them. Then in females what happens? Because of masculinizing effects, we'll get male pattern hair growth and baldness. मेल्स की तरह हेयर ग्रोथ होता है, मेल्स की तरह बाल्डनेस होता है फीमेल्स में. एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्सोजीनस हार्मोन्स. फीमेल का जो नेचुरल हार्मोन्स है वो कम हो जाता है. दैट्स व्हाई दे मे गेट मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस. देन डिक्रीज्ड ब्रेस्ट साइज.
and hoarseness of voice, like male pattern voice develop हो जाता है, deep and hoarse voice. So these are the side effects due to androgenic effects of the anabolic steroids. Then other anabolic, there are two classes in anabolic agents. S1, you have anabolic steroids and other anabolic agents which are not steroids. उनसे क्या side effects होता है? Trembling, मतलब shivering, restlessness, aggression, anxiety, arrhythmias and muscle cramps. All these are the side effects of other anabolic agents which are not steroids. Then coming to the S2, peptide hormones. Hormones का क्या काम होता है? Peptide hormones. Usually these hormones help in the other hormones like testosterone in our body, which have got performance benefits. So ये hormones precursors बोलते हैं, मतलब ये hormones की वजह से testosterone बढ़ता है. What are those hormones? Like growth hormone, ACTH, adrenocorticotropic hormone, then erythropoietin. Erythropoietin also come under peptide hormones because erythropoietin क्या करता है? It increases the red blood cells. Red blood cell production बढ़ा के, red blood cells का role क्या है? It carries oxygen. Oxygen carrying capacity बढ़ाता है. जितना बॉडी में ऑक्सीजन है उतना एरोबिक एक्टिविटी परफॉर्म करने का बेनिफिट होता है. That's why erythropoietin is also bad. So why do athletes use peptide hormones? One is, all of you mute yourself. There are some disturbances coming. One is, it increases the muscle growth and strength. जैसे ग्रोथ हार्मोन है, HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ये सब क्या है? मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ बढ़ाता है. इंक्रीज रेड सेल प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइटिन. Increase steroid production like ACTH, adrenocorticotropic hormone and human chorionic gonadotropin. ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, but the peptide hormones mainly they increase the steroid production, they increase the growth and strength. ये effects याद रखो. And to counteract effect of testicular damage, masking agents, even they can be used as masking agents. And they also promote the utilization of fat, जैसे growth hormone है. Growth hormone usually glycogen से glucose आता है. Glucose will be utilized for aerobic performance as a fuel. But instead of glucose, fat से energy produce करता है. And that mechanism will be increased by growth hormone and some other hormones. So in that way, glucose को बचा के रखता है ताकि performance ज़्यादा देर तक कर पाएगा. So who use these peptide hormones? Who can use them? Both power as well as endurance sports. Then the dangers of human growth hormone are acromegaly, क्योंकि growth hormone है, ये हमेशा growth बढ़ाता है. तो limbs अगर हाथ ज्यादा grow हुआ, you call it as acromegaly. And enlargement of internal organs. Internal organs जैसे आपका liver हो गया, आपका kidney, spleen, इनका भी size बढ़ाता है. High blood pressure and heart damage. Then liver damage and glucose intolerance, क्योंकि fat metabolism बढ़ा रहा है, glucose जो है वो glucose का utilization जो है वो कम करता है. And arthropathy, that is joints, disorders of various joints. All this you can see as side effects of growth hormone. Same thing with erythropoietin. Erythropoietin red blood cell का mass बढ़ाता है. That's why क्या होता है? When red blood cells are more, blood का जो thickness है, you call it as viscosity in scientific terms. So physics में you call it as viscosity, मतलब thickness. Blood बहुत thick हो जाता है. Thick blood है, that's why blood pressure बढ़ता है. And ये thickness जो blood का increase होके ये कहीं कहीं पे जम जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, blood free movement नहीं होता है. And because of that, thrombus, you call it as plaques and thrombus. उसकी वजह से stroke, heart attack, myocardial infarction मतलब heart attack, और convulsions, fits. और अगर वो pulmonary vessels में, तुम लोग physiology में पढ़ा होगा, pulmonary vessels which are present in lungs. So all of you mute yourself. So pulmonary embolism कराता है.
So these are the side effects. Just a minute. Let me. मैम थोड़ा स्लो पढ़ाओ मैम, बहुत फास्ट हो रहा है। में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होने का चांस रहता है, और मेल एथलेट्स में गायनिकोमैस्टिया मतलब डेवलपमेंट होने का चांस रहता है। एंड ACTH इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या क्या साइड इफेक्ट्स कॉज करता है? ये दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन द बॉडी। इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अगर तुम लोग ले रहे हो ये हार्मोन को, देन दैट इज बैंड। सो व्हाट डज इट डू? इट कॉजेस इंसोम्निया, मतलब स्लीप डिस्टर्बेंसेस। नोट डाउन, इंसोम्निया इज नथिंग बट स्लीप डिस्टर्बेंसेस। देन इट कॉजेस हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ाता है। डायबिटीज, शुगर होने का चांस रहता है। गैस्ट्रिक अल्सर्स, स्टमक में अल्सर्स बनता है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी में जो कैल्शियम है वो कम हो जाता है और बोन्स वीक हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस ऑफ बोन्स ड्यू टू reduced calcium. Clear? Then now let us learn about the side effects of beta-2 agonists. Beta-2 agonists, these are S3, they come under S3. Usually cycling वाले ज़्यादा use करते हैं, and endurance sports, even power sports also will use. Why they use? Because some act as anabolic agents. Beta-2 agonist में कुछ चीजें हैं जैसे clenbuterol that acts as anabolic agent, and the others they increase the respiratory capacities in endurance events. So they are usually given to treat the asthma patients में ये देते हैं, and they are not banned when limited doses are taken by inhaled routes. मतलब बीटा-2 एगोनिस्ट अगर आप लोग खाओगे या सिरप पियोगे तो बैंड है, बट पंप जो होता है, नेबुलाइजर जो होता है, जो ब्रीथिंग के लिए जो इनहेल मतलब नाक के थ्रू जाता है, एरोसोल पंप्स, ऑल दिस दे आर नॉट बैंड, बट एक हद तक बैंड नहीं है, मतलब डोज कुछ डोज तक एलो किया गया है। अगर उसको ज्यादा डोज में लेना है या ये बीटा-2 एगोनिस्ट लेना है किसी प्लेयर को, मतलब कोई प्लेयर आस्थमेटिक अगर है उसको अगर लेना है, then what you have to do, you have to take a therapeutic use exemption that has to be taken. So it also reduces the body fat percentage, and both endurance and power athletes can use. इसका side effects क्या है? ट्रेमर मतलब शिवरिंग होता है। पाल्पिटेशन मतलब दिल का धड़कन तेज हो जाता है, मतलब हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। सो यू माइट हैव हर्ड, जैसे आप लोग ट्रेनिंग करते हो, एकदम से स्प्रिंट मार के एकदम से रुक जाते हो, देन यू कैन फील योर हार्ट बीट। ये हार्ट बीट अगर नॉर्मल ट्रेनिंग के बाद सुनोगे दैट इज नॉर्मल, बट इवन इफ यू आर स्लीपिंग, इफ यू आर एबल टू हियर योर हार्ट बीट, दिस इज नॉट नॉर्मल। एंड टैकीकार्डिया मतलब एन इंक्रीज इन हार्ट रेट। सो बीटा-2 एगोनिस्ट का साइड इफेक्ट सब होते हैं ऑन द हार्ट मेनली। एंड नाउ लेट अस लर्न अबाउट द S4। S4 क्या है? S4 मेनली यूज करते हैं एनाबॉलिक एजेंट्स में। हमने एनाबॉलिक इफेक्ट देखा, एंड्रोजेनिक इफेक्ट देखा। एंड्रोजेनिक मतलब मैस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट्स। सो ये एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए, काउंटरैक्ट या मास्क करने के लिए हार्मोन मॉड्यूलेटर्स यूज करते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज याद रखना है, फीमेल पेशेंट्स में कुछ गायनाकोलॉजिकल डिसीजेस में, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये हार्मोन मॉड्यूलेटर्स यूज किया जाएगा। दैट्स व्हाई फीमेल एथलीट्स हैव टू बी मोर केयरफुल व्हेन दे आर going for a gynecological consultation. They have to tell the doctor that these are banned. That is more important. And that's why मतलब ये उसका एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स कम करने के लिए लेते हैं करके इनको भी बैन किया गया है। एंड इन मेल्स व्हाई दे यूज टू प्रिवेंट गायनिकोमैस्टिया, जो साइड इफेक्ट है। फीमेल्स में ये मेल टाइप कैरेक्टर्स आते हैं ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, स्टैच, बियर्ड, मेल टाइप ग्रो हेयर पैटर्न, होर्स वॉइस, ये सब कम करने के लिए फीमेल्स लेते हैं।
So side effects of S4 is abdominal cramps, hot flushes, फेस पे सेक निकलता है ऐसे बोलते हैं ना, यूजुअली फीवर के टाइम ऐसे होता है. फ्लूइड रिटेंशन, पानी बॉडी में ही रह जाता है, यूरिन ज्यादा आउटपुट नहीं होता है. एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगेन थ्रोम्बोसिस मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है वहां पे. एंड joint pains, stiffness, joint stiffness, all these are the side effects of the S4. And insulin, पहले इंसुलिन को S2 में रखा था, अभी इंसुलिन को भी S4 में लेके आए हैं. So इंसुलिन का साइड इफेक्ट्स क्या है? You know what is insulin? Insulin is a drug that is used to treat diabetes. It is a hormone. इंसुलिन का काम क्या है? ये ब्लड में ग्लूकोज को नहीं रखता है. ग्लूकोज जब भी ब्लड में ज्यादा हो जाता है, खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होता है क्योंकि डाइजेशन होने के बाद. सो ये ग्लूकोज को पेरिफेरल अपटेक बढ़ाता है, मतलब इसको लिवर में, मसल में, बाकी जो जो साइड्स है वहां पे बेच देता है और ब्लड में ग्लूकोज कम करता है. सो इंसुलिन अगर डायबिटिक लिया देन दैट इज गुड, बट इफ एन एथलीट हु इज नॉट डायबिटिक, इफ ही टेक्स इंसुलिन, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल एकदम से कम हो जाता है. दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया. नॉजिया मतलब वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होना. ड्राउजीनेस, नींद आ रहा है, या ड्राउजी मतलब चक्कर आ रहा है, ऐसे टाइप ऑफ फीलिंग. देन ब्रेन में भी इफेक्ट करता है इंसुलिन, ब्रेन का फंक्शन भी चेंजेस आते हैं उसमें भी. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन. Then, so why S4 are taken? To mask or to counteract the side effects of anabolic steroids. S4 group medicines are taken. Group prohibited substances are taken to mask or to counteract the effect of S1. And diuretics are masking agents. We have already discussed in the previous class. Substances with potential to impair excretion or conceal the presence of prohibited substances in urine or other dope control samples to increase the hematological, मतलब masking agents का definition है ये. Masking agents में एक है excretion of the drug. अगर कोई banned substance लिया, उसका excretion जल्दी wash out कराना है या फिर उस drug को अंदर ही रखना है बॉडी में जो यूरिन में पकड़ा नहीं जाएगा. दोनों चीज ड्रग को मास्क करता है. एंड बोथ द ड्रग्स विच कॉज दिस थिंग्स either increased washout or either keep it in the body and prevent the drug from going in the urine. ये दो चीजें जो भी ड्रग्स करते हैं, they all come under the masking agents. क्यों यूज करते हैं मास्किंग एजेंट्स? इसका और एक चीज है, जैसे कॉमनली मतलब इन 70s एंड 80s रेसलिंग में और एनी वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स वालों के लिए रैपिड वेट लॉस मेथड्स होते हैं. दोज आर नॉट एडवाइज्ड, बट एकदम से कंपटीशन से पहले 6 किलो घटाया, 10 किलो घटाया. सो हाउ दे डू दिस? दे टेक द डायूरेटिक, इंक्रीज्ड यूरिन होता है, बॉडी में वाटर पूरा चला जाता है, एंड देन they will reduce the weight. So most of the wrestlers in USA, they started doing this for rapid weight loss, taking diuretics, and dehydration हो जाता है. इस पे परफॉर्मेंस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जैसे रेसलिंग जैसे गेम्स में. एंड्योरेंस गेम्स में परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, but that's why they started using this. That's why these drugs are also banned. And who use them? Especially weight category games to reduce weight and weight controlled games जिसमें कम weight advantage देता है, like gymnastics, figure skating, ballet dancing, all these. So diuretics and masking agents, they are used by this kind of games, weight category games and weight controlled games athletes to do weight loss, rapid weight loss as a rapid weight loss technique. And the second thing is to mask the use of another drug, washout बढ़ा के. So Shane Warne, you know, he has been caught with diuretics in the past. So what are the side effects? Dehydration, क्योंकि water loss urine में चला जा रहा है,
the athlete will get dehydration. Thermoregulation disturbances, जैसे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. मतलब जब बॉडी में एक्सरसाइज करने की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट बाहर भी जाना है, एंड वो हीट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से रोकता है बॉडी में, एक मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. सो अभी क्या हो रहा है, डायरेटिक लेने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म कम हो रहा है, इट इज नॉट वर्किंग. एंड एरिथमियास एज यूजुअल, हार्ट पे एरिथमियास होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से देयर इज वन मोर रिस्क दैट इज कॉल्ड मसल क्रैम्प्स. मसल में क्रैम्प्स आने का चांस ज्यादा रहता है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेंट्स. Stimulants, they stimulate the central nervous system directly. So stimulants, these are the drugs which act on the central nervous system. And stimulants में substances of abuse भी होते हैं, जैसे normal drugs जो होते हैं market में banned है, like ecstasy. This is an example of stimulant which is used as substance of abuse. So stimulants कौन use करते हैं? These are banned in competition only. Alertness बढ़ाने के लिए, wakefulness, concentration and decreased fatigue, faster recovery, इनके लिए स्टिमुलेंट्स यूज किया जाएगा. कंपटीशन में, जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में खास करके, यू हैव टू बी मोर अलर्ट, अदरवाइज मुक्का पड़ेगा इन बॉक्सिंग. सो फॉर दैट एंड ऑल्सो फॉर प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग, फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स, वही ट्रेनिंग लोड ज्यादा लेने के लिए भी फैटिग कम कराता है, माइंड को अलर्ट रखता है, इसलिए यूज किया जाता है. So many stimulants के टाइम एक चीज याद रखना है, many over the counter drugs that is present that is found in the medical shops and cold medicines may have stimulants. Hence athletes ought to be prevented from purchasing such medicines. Athletes को हमेशा ये बोलना है तुम लोगों को कि ऐसे कोई भी मार्केट से, मतलब मेडिकल शॉप से कुछ भी डायरेक्टली ना खरीदे without any supervision. Only if they are ill, they have to go to the doctor and they have to show their doping list, prohibited substances list, and then they have to get prescription. Prescription athlete के पास है तो वो बच सकता है, वो बोल सकता है कि डॉक्टर ने दिया है, मुझे नहीं पता, मतलब पनिशमेंट से थोड़ा बच सकता है. बट अगर एथलेट के पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, देन अभी किसी ने पूछा था मुझे, so if he doesn't have prescription, then he cannot be saved. Then who will use them? Gymnasts, cycling, football and combat sports athletes all can use them. What are the side effects? Stimulants के बहुत side effects होते हैं, like loss of appetite, भूख नहीं लगता है, नींद नहीं आता है ढंग से, insomnia, euphoria मतलब एक elated mood में रहते हैं हमेशा, मतलब इस दुनिया से थोड़ा दूर, elevated mood में. Hallucinations, trembling मतलब shivering, restlessness, agitation, tenseness, हमेशा tensed रहते हैं, hypertension that is BP, high BP, seizures मतलब fits, convulsions, hyperthermia, temperature ज्यादा हो जाता है, मतलब हमेशा जैसे लगता है कि बुखार आ रहा है ऐसे फीलिंग होता है, palpitations and arrhythmias. All these are the side effects of stimulants. Then coming to narcotics. Narcotics are the drugs that act on, ये सब central nervous system पे act करता है. Narcotics and cannabinoids mainly, narcotics pain कम करने के लिए use करते हैं athletes. मान लो एक athlete injure हुआ है, injury के बाद क्या हो रहा है, उसका body में pain हो रहा है. So वो pain competition से पहले है injury, एक हफ्ता 10 दिन पहले injury हुआ है, but उसको competition खेलना है, तो narcotics लेके pain कम करके, पेन पता नहीं चलता है, so in that way they can use the narcotics. And examples of, we have already discussed, morphine, heroin, ये सब narcotics के अंदर, codeine, morphine, pethidine, all these will come under narcotics. Then why do athletes use to mask pain? Who use, any athletes of any sports can use these narcotics. And what are the dangers? They are addiction हो जाता है, एडिक्शन मतलब आदत बन जाता है, हैबिचुएशन, एंड डिपेंडेंस मतलब उसके ऊपर वो नहीं है तो उसको लेने, उस टाइम पे उसको लेना ही लेना है, ऐसे एडिक्शन डेवलप हो जाता है.
लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन चला जाता है, बैलेंस चला जाता है. देन नॉजिया, डिजीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आना. इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आता है ढंग से. एंड डिप्रेशन, नार्कोटिक्स ज्यादा यूज कर रहा है कोई बंदा मतलब ही कैन गो इनटू डिप्रेशन. डिक्रीज इन हार्ट रेट, हार्ट रेट भी बाकी सारा हार्ट रेट इंक्रीज कर सकता है, नार्कोटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स दे डिक्रीज द हार्ट रेट. कैनाबिनॉइड्स, they come under S8. So THC is a substance of abuse, मतलब ये इस उसके अगर THC से पकड़े गए तो उसका लॉ में जो है लीगल जो एक्शन है वो भी होगा एथलीट के ऊपर. So cannabinoids are also used for increasing the pain threshold, मतलब pain threshold मतलब सहने का शक्ति. So पेन सहने का शक्ति बढ़ाता है, मतलब ज्यादा पेन है फिर भी एथलीट सह सकता है when he is using the cannabinoids. Who use? Athletes of any sports can use them. Prolonged use, ज्यादा दिन अगर cannabinoids use कर रहे हो तो क्या होगा, मोटिवेशन चला जाएगा बंदे में, मेमोरी लॉस हो जाएगा. लर्निंग डिसऑर्डर्स, लर्न करने का सीखने का जो रिलेटेड डिजीजेस है वो आ जाएगा. लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, क्योंकि अगर बाय ओरल ले रहे हैं तो कैंसर्स होने का चांस रहता है थ्रोट में, लंग में. और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस इज नथिंग बट एन इन्फेक्शन ऑफ लिवर, सॉरी लंग. सो ब्रोंकाइटिस होने का चांस रहता है. साइड इफेक्ट्स ऑफ कैनाबिनाइड्स, अगेन स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स, कैनाबिनाइड्स, ये सब का साइड इफेक्ट्स मेनली फोकस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे. दैट्स व्हाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो भी साइड इफेक्ट्स है like impaired balance and coordination, loss of concentration, increase in heart rate. Narcotics reduce the heart rate whereas cannabinoids increase the heart rate, ये याद रखना है. And increased appetite, भूख ज्यादा लगता है. Drowsiness, hallucinations, all these are the side effects of cannabinoids. ये ऐसे ही मतलब जितना हो सके याद रखने की कोशिश करो टू, बिकॉज इन एग्जाम दिस इज ए क्वेश्चन, क्योंकि इसका एक एक का एक्सप्लेनेशन दैट इज आउट बियॉन्ड द स्कोप, मतलब वो समझने के लिए कोशिश मत करो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. देन let us learn about the glucocorticosteroids. They are banned in S9. Glucocorticosteroids के टाइम एक चीज याद रखना है, this is found in topical skin ointments. Most of the skin ointments they contain glucocorticosteroids. And they can be used as life saving medicine. जैसे बंदे को सीरियसली इंजर्ड हुआ है या मतलब मरने वाला है, मरने से पहले लाइफ सेविंग इंजेक्शंस कुछ होते हैं, तो लाइफ सेविंग इंजेक्शन की तरह भी ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है. एंड थर्ड थिंग इज स्पोर्ट्स में इसका क्या महत्व है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस, जो जॉइंट में जो इंजेक्शंस देते हैं, शोल्डर जॉइंट में, नी जॉइंट में, दे आर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. सो why use? Because they have a permissive action on adrenaline. Adrenaline एक substance है that helps in your fight or flight, मतलब खेलने का जो mental toughness है वो सब adrenaline की वजह से आता है. So उसको permissive action मतलब उसका action ये favorable मतलब enhance करता है and motor activity बढ़ाता है. That's why they are used in competition. And who use? All sports can, any sports athletes in any sports can use them. Side effects क्या है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का? फ्लूइड रिटेंशन, मतलब बॉडी में पानी रखता है ज्यादा, और हेवीनेस, बॉडी हेवी लगता है. एंड हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन कॉजेस हाइपोग्लाइसीमिया एज अ साइड इफेक्ट, whereas ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, मतलब इंसुलिन को अपोजिट एक्शन करता है. एंड इम्यूनोसप्रेशन, बॉडी में जो इम्यूनिटी है, ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई बंदा यूज कर रहा है तो बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाता है और बार बार इन्फेक्शंस होने का चांस रहता है. एड्रिनल इंसफिशिएंसी, एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सेक्रेट करता है, लाइक एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन एंड ऑल. सो उसमें एड्रेनालिन से जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो कम होने का चांस रहता है, दैट यू कॉल इट एज एड्रेनल इंसफिशिएंसी. एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स,
मसल और बोन्स के कुछ और डिसऑर्डर्स है, वो भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स विल कॉज एज ए साइड इफेक्ट. सो दीज आर ऑल द साइड इफेक्ट्स. ये एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं रहता है. रिपीटेडली यू रीड एंड ट्राई टू लर्न दिस साइड इफेक्ट्स. दिस इज मेनली टू क्लियर द एग्जाम. उसके बाद याद रखना है, नहीं तो बुक देख के कर लो, दैट इज डिफरेंट. बट टू क्लियर द एग्जाम यू हैव टू read them, you have to remember them, at least few. Then beta blockers. किसी ने डिस्कशन में बोला है जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है उन गेम्स में बीटा ब्लॉकर्स यूज किया जाता है. सो बीटा ब्लॉकर्स दे reduce the anxiety, they decrease the muscle tremor and they decrease the heart rate. And जो हार्ट बीट्स के बीच में जो गैप मिलता है उस गैप में शूटिंग किया जाएगा या फिर आर्चरी का बो रिलीज किया जाएगा, एरो रिलीज किया जाएगा in between the two heartbeats. Now when the heart rate is reduced, the time between two heartbeats is more and that helps the athlete. So they are banned in specific sports. Beta blockers का side effects क्या है? Usually beta blocker दिया जाता है. It is a common drug that is used for increased blood pressure. जिस बंदे में blood pressure ज्यादा है उनको बीटा ब्लॉकर दिया जाता है. बट एथलेट्स में अगर बीपी ज्यादा है किसी में, then you should not give beta blocker. There are certain other drugs which can be given, but not beta blockers. That you should be cautious. So कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस इंपेयर करता है, मतलब ग्लूकोज लेने का कैपेसिटी एज अ फ्यूल वो डिक्रीज होता है. एंड इट वर्सन्स द आस्थमा. अगर किसी, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट आर यूज्ड टू ट्रीट आस्थमा, बीटा ब्लॉकर्स उल्टा काम करता है, इसलिए आस्थमेटिक पेशेंट्स में आस्थमा बढ़ाता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ज्यादा करता है एंड ब्लड प्रेशर भी कम करता है. सो दीज आर ऑल द साइड इफेक्ट्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स. सो ऑल these hazards of doping you read once, you learn, and still if you get any doubts you can ask in the discussion class or in the further classes. Okay. So now blood doping. Blood doping is, it is also a short notes. So it is an artificial way of increasing the number of red blood cells or hemoglobin to increase VO2 max. Blood doping mostly endurance athletes करते थे पहले. So artificially body में blood red blood cells increase करना है, blood cells increase करना है and ऑक्सीजन, red blood cells ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है and अल्टीमेटली VO2 max ज्यादा है. VO2 max ज्यादा है, एरोबिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा. सो कैसे करते हैं ब्लड डोपिंग? मैकेनिज्म क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन either with athlete's own blood or with matching blood of someone else. इसमें 3 तरीके हैं, ऑटोलॉगस, होमोलॉगस एंड हेटेरोलॉगस. ऑटोलॉगस मतलब एथलीट खुद अपना ब्लड निकालता है 3-4 महीने पहले, उसके बाद कंपटीशन के 1 हफ्ते पहले अपने बॉडी में वो ब्लड ले लेता है. एक यूनिट ऑफ ब्लड मतलब इट इज ऑलमोस्ट 350 to 450 ml. उतना ब्लड पहले निकालेगा, निकालने के बाद खुद बॉडी में ब्लड बन जाएगा. 3 months लेता है ब्लड खुद बनने के लिए. 4 महीने पहले निकालो, उसके बाद कंपटीशन से 1 हफ्ते पहले फिर वो ब्लड अपने बॉडी में डाल दो. इट इंक्रीजेस द कार्डियक आउटपुट, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है. ज्यादा ब्लड है मतलब ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है. सो इन दिस वे ब्लड डोपिंग इज डन. एंड होमोलॉगस मतलब किसी और बंदे का, ऑफ द सेम स्पीशीज. हेटेरोलॉगस मतलब ऑफ अदर स्पीशीज. यूजुअली हेटेरोलॉगस होमोलॉगस कम होता है, ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि होमोलॉगस ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शंस होने का चांस ज्यादा रहता है, ग्रुपिंग देखना है, बाकी देयर आर मेनी अदर थिंग्स. दैट्स व्हाई खुद का खून निकाल के 3 महीने फ्रिज में स्टोर करो, उसके बाद फिर अपने बॉडी में डाल लो. एंड इट इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लड डोपिंग. साइड इफेक्ट्स क्या है? इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी, मतलब सेम थिंग एरिथ्रोपोइटिन की तरह थिकनेस बढ़ाता है, क्योंकि रेड सेल्स ज्यादा आ गया, सेल्स ज्यादा है तो थिकनेस बढ़ता है. सेम लाइक एरिथ्रोपोइटिन. क्लॉटिंग ससेप्टेबिलिटी, ब्लड ज्यादा गाढ़ा होके क्लॉट होता रहता है. एंड ब्लड प्रेशर रेज होता है. कंस्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल्स सारा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि ब्लड थिकनेस ज्यादा है करके. कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट फेल्यूर. हार्ट फेल्यूर मतलब हार्ट अटैक होने का चांस है. स्ट्रोक,
देन थ्रोम्बोसिस, देन इन्फेक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का और एक साइड इफेक्ट होता है इन्फेक्शंस, क्योंकि नीडल से पंचर करते हो, इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। बॉडी में ज्यादा ब्लड है तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है टू एक्सक्रीट द ब्लड, टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, सो दैट्स व्हाई किडनी डैमेज होने का चांस रहता है। एंड ओवरलोडिंग ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड ज्यादा है बॉडी में, जितना होना है उससे ज्यादा है, मतलब लोडिंग ज्यादा है बॉडी में, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा लोड हो रहा है, इसीलिए और बीमारी होने का चांस रहता है। नाउ कमिंग टू M2। M2 में देयर आर फिजिकल मैनिपुलेशंस एंड केमिकल मैनिपुलेशंस। फिजिकल मतलब कैथेटराइजिंग, जैसे मेल एथलीट अपना खुद का यूरिन नहीं दे रहा है, कोई कैथेटर से और एक यूरिन निकाल के दे रहा है। देन सेक्रेट यूरिन स्पेसिमेन ऑन बॉडी, यूरिन बैग अंडर आर्म, कोई बैग लेके आया, वो बैग से यूरिन दे रहा है, इसीलिए शैपिरोन के सामने यूरिन सैंपल प्रोवाइड करना होता है। पहले शैपिरोन का सामने नहीं होता था, तब ये सब चीजें करते थे एथलीट्स। एंड स्विच स्पेसिमेंस, मेरा स्पेसिमेन छोड़ के किसी और का स्पेसिमेन दे दिया। टैम्पर विद स्पेसिमेंस, टैम्परिंग, इट इज ए एंटी डोपिंग रूल वायोलेशन। सो टैम्पर मतलब स्पेसिमेन बॉटल फेंकना, तोड़ना, ये सब चीजें मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। केमिकल मैनिपुलेशन बाय मींस ऑफ ड्रग्स, केमिकल मतलब ड्रग्स देके, जैसे आपका डायूरेटिक्स हो गया, जैसे प्रोबेनिसिड, दैट डिलेज द एक्सक्रीशन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड इंट्रावीनस फ्लूइड्स, ये दिस रिक्वायर्स स्पेशल मेंशन। अगर कोई भी बंदे को हॉस्पिटल में फ्लूइड चढ़ाया गया, दैट इज नॉट बैंड। अगर आप लोगों के पास प्रेस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने किसी बीमारी के लिए फ्लूइड दिया, दैट इज नॉट बैंड। Whereas if an athlete takes any fluid of more than 100 ml in 12 hours, मतलब 12 घंटे के अंदर more than 100 ml fluid अगर उसने लिया है through IV, मतलब इंजेक्शन के थ्रू, that is banned. That's why it's always, कभी भी fluid हमें कितना भी आता है, but still कभी भी fluid घर में मत चढ़ाना एथलीट को। You take him to the hospital, if it is needed, then you go for fluids. कभी कभी होता है, कोई बीमारी होता है, फ्लूइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, डायरिया होता है, तो फ्लूइड चढ़ाना पड़ता है, बट डोंट डू दैट इन योर होम। देन लेट अस लर्न अबाउट द जीन डोपिंग। जीन डोपिंग में देयर आर 92 जीन एंट्रीज एसोसिएटेड विद परफॉर्मेंस और फिटनेस फिनोटाइप्स। मतलब जीन्स जो होता है, व्हाट इज जीन? जीन्स मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द, यू नो व्हाट इज अ सेल? सेल में एक न्यूक्लियस होता है, so nucleus में there will be genetic material that is called DNA and RNA, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid. so वो DNA RNA के ऊपर जीन्स रहता है, ठीक है। so क्रोमोसोम्स रहता है न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स रहता है, that genes are made up of DNA and RNA. so ऐसे 92 genes they have been identified which help in performance by the scientists. So, उसमें 4 जीन्स है जो एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, 3 जीन्स है जो मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, मतलब करते हैं वो जीन्स, दे वर्क एज हेल्पिंग, दे वर्क इन हेल्पिंग द एंड्योरेंस, दे कैन हेल्प द मसल डेवलपमेंट। सो वाडा अभी सस्पेक्ट कर रहा है कि ऐसा ना हो कि जिनमें जो अच्छे परफॉर्म करते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स है, उनका जीन्स लेके या फिर वो जीन्स को मॉडिफाई करके लैब में अपने अंदर चढ़ा भी सकते हैं करके वाडा को डाउट है। दैट्स व्हाई इट इज डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च ऑन आइडेंटिफाइंग द एथलीट्स, कैसे इसको पकड़ा जाएगा उसके ऊपर वाडा रिसर्च कर रहा है। बट जीन डोपिंग अभी हो रहा है कि नहीं, नोबडी नोस, क्योंकि अभी पकड़े नहीं गए कोई भी। बट यू शुड जस्ट रिमेंबर दैट जीन डोपिंग ऑल्सो कैन बी डन because of these genes which help in enhancing the performance, because of identification of the genes which help in enhancing the muscle as well as endurance performance. Clear? So now let us learn about the TUE, that is therapeutic use exemption. कोई भी ड्रग अगर प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस में है, वो ड्रग अगर लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एनी मेडिकल इलनेस, लाइक शुगर, डायबिटीज एथलीट है, लाइक आस्थमेटिक एथलीट है,
In any case, if an athlete wants to take the drug that is banned, he has to take a permission. That permission is called therapeutic use exemption. मतलब ट्रीटमेंट के लिए मुझे यूज करना है, उसीलिए मुझे एग्जेम्प्ट किया जाए, मतलब परमिशन दिया जाए करके एथलीट पूछ सकता है, उसको वो फैसिलिटी है. So TUE is an authorization to take a prohibited substance under well defined and restricted conditions. TUE कौन ग्रांट करता है? That is granted by a committee called the TUE committee based on a documented medical file before the use of substance in sports. मतलब जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पहले अप्लाई करना चाहिए. Application has to be given by the athlete, but justification from the doctor. Doctor has to justify, okay, he is having this condition, he is having asthma, he has to use these medicines to treat his asthma, there is no other alternative. अगर कोई alternative होता तो वही यूज करना है, लेकिन कोई alternative नहीं है, उसको वही ड्रग यूज करना है, इसीलिए दिया जाए करके एथलीट एक एप्लीकेशन बेचता है. अगर नेशनल लेवल एथलीट्स है तो नाडा को बेचते हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स है तो उनका इंटरनेशनल फेडरेशन को बेचते हैं, एंड वो लोग सैंक्शन करते हैं. वहां पे हर एक इंटरनेशनल फेडरेशन में एक TUE कमिटी होता है, हर एक नाडा में भी एक TUE कमिटी होता है. सो क्राइटेरिया फॉर TUE. एथलीट फेसेस सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट टू हेल्थ इफ विथड्रॉन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. मतलब किसी भी ड्रग को TUE देने के लिए 4 क्राइटेरिया है. 4 क्राइटेरिया में पहली क्या है? अगर वो ड्रग के बिना एथलीट को हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, मतलब एथलीट का हेल्थ में हेल्थ रिस्क बढ़ेगा, देन दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया इज नॉट मच सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. वो ड्रग ऐसे एनाबॉलिक स्टीरॉइड के लिए TUE कोई नहीं देगा क्योंकि इट एनहांसेस द परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली, but the drug should not increase the performance significantly, then only TUE will be given. No therapeutic alternative, this is very important. वो ड्रग के अलावा कोई और ड्रग उसको ट्रीट कोई और ड्रग से वो ठीक नहीं होगा. There is no other alternative. Then fourth point is recent use can't be a consequence of previous non-therapeutic use. जैसे मान लो स्टीरॉइड ले लिया, स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट्स आया, वो साइड इफेक्ट्स को मास्क करने के लिए तुम ड्रग लेने के लिए TUE नहीं पूछ सकते हो. क्लियर? ओनली जो भी बीमारी है, बीमारी को ठीक करने के लिए अगर कोई और ड्रग अल्टरनेटिव नहीं है, बैंड ड्रग ही देना है, तभी तुम TUE पूछ सकते हो. साइड इफेक्ट, पुराने ड्रग का साइड इफेक्ट्स ठीक करने के लिए अगर तुम्हें यूज करना है और एक बैंड ड्रग जैसे S4 हमने पढ़ा है, सो ऐसे चीजों के लिए TUE नहीं मिलेगा, नहीं पूछ सकते हो तुम. एंड फाइनली all these 4 criteria have to be fulfilled. The doctor or the athlete before applying for TUE, he has to see all this. ये सब फुलफिल होगा तभी TUE अप्लाई करना है, तभी TUE ग्रांट होने का चांस रहता है. सो TUE कैसे अप्लाई करना है? आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, अगर कोई बीमारी, मतलब मान लो एथलीट को अस्थमा डायग्नोज हुआ है आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, देन ही कैन अप्लाई डायरेक्टली, तभी अप्लाई करना है. लेकिन अगर इन कॉम्पिटिशन बैंड ड्रग्स के लिए अप्लाई करना है तो एटलीस्ट 30 days बिफोर द कॉम्पिटिशन ही हैज टू अप्लाई द TUE विथ ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स सब देके अप्लाई करना है. फॉर इन एंड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन ड्रग्स अप्लाई एज सून एज डायग्नोज्ड. And drugs can be used after receiving notification. TUE ग्रांट होने के बाद ही वो ड्रग यूज करना है. No automatic continuation. TUE for such period करके देते हैं, for 6 months, 6 months और for 3 months ऐसे. उसके बाद दोबारा अप्लाई करना है. It is valid only for limited period. There is one thing called retroactive TUE. Retroactive TUE मतलब कुछ इमरजेंसीज में क्या होता है, ड्रग को देना ही पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं कुछ. सो अगर एथलीट ज्यादा बीमार है तो वो ड्रग दे दिया, बिकॉज TUE ग्रांट पूछ के ग्रांट करके, बिकॉज 21 days लेते हैं TUE ग्रांट होने के लिए एटलीस्ट. सो लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग्स के टाइम क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस अगर बंदे को है
जो मतलब जानलेवा बीमारी जो बोलते हैं, उस टाइम क्या होता है, वो ड्रग देना ही पड़ेगा। तो ड्रग देके उसके बाद टीयूई ले सकता है डॉक्टर, दैट इज कॉल्ड रिट्रोएक्टिव टीयूई इन केस ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स। एंड इफ ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस देयर वाज, अगर टाइम नहीं है, कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल केस में, तो भी टीयूई बाद में लिया जाएगा। एंड डिक्लेरेशन ऑफ यूज, ये पहले होता था लेकिन अभी है नहीं। पहले ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करने के लिए एक डिक्लेरेशन ऑफ यूज, एक फॉर्म होता था, वो सबमिट करना होता था, लेकिन अभी है नहीं। टीयूई प्रोसेस कैसे होता है, अगर एथलीट कोई ऐसे बीमारी से डायग्नोज हुआ है जिसके लिए प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस यूज करना है, तो टीयूई अप्लाई करना है। एक टीयूई कमिटी होता है, वो अप्रूव करेगा। वो अप्रूव नहीं भी कर सकता है, अगर नहीं अप्रूव करेगा तो यूज करना नहीं है। अगर एथलीट को लगता है ये अप्रूव नहीं किया तो मुझे इसके ऊपर लड़ना है, तो एथलीट लड़ सकता है। उसके लिए अपील होता है, टीयूई अपील। एक टीयूई रिव्यू कमिटी होता है, एक टीयूई अपील कमिटी होता है। तो ये सब कमिटीज पे फिर एथलीट लड़ सकता है। So as I have already told, international athletes, इंटरनेशनल फेडरेशन को अप्लाई करना है, नेशनल लेवल एथलीट्स नाडा को अप्लाई करना है। Then coming to learn about athlete biological passport. What is this? Usually athletes चालाक ज्यादा है, वो लोग क्या करते थे पहले, आउट ऑफ कंपटीशन टाइम स्टेरॉइड्स ड्रग्स लेते थे, लेकिन कंपटीशन के टाइम फ्री ऑफ द ड्रग, वॉश आउट करके फ्री रहते थे, कंपटीशन में पकड़े नहीं जाते थे। दैट्स व्हाई 2009 में वाडा ने क्या किया, एथलीट का ब्लड पैरामीटर्स जो है वो रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा। लाइक एथलीट्स हु आर इन द रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल, लाइक एलीट एथलीट्स, इंटरनेशनल एथलीट्स, उनका रेगुलरली ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में ये लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे, मान लो रेड ब्लड सेल काउंट है, रेड ब्लड सेल काउंट पहले 2 बार कम है, तीसरी बार बहुत ही ज्यादा है, तो इट मींस ही हैज टेकन समथिंग। सो ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली आइडेंटिफाई, मतलब थ्रू आउट द ईयर आइडेंटिफाई करने के लिए ये बनाया गया है एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट। इसमें क्या है, 2014 में फिर से स्टेरॉइड प्रोफाइल भी, एक हेमेटोलॉजिकल प्रोफाइल टू आइडेंटिफाई एरिथ्रोपोइटिन, ब्लड डोपिंग, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। 2014 में स्टेरॉइड प्रोफाइल ऐड किया है। बॉडी में जो नेचुरल स्टेरॉइड्स है, कुछ स्टेरॉइड का टेस्टिंग होता है और वो फॉलो अप करते रहते हैं। एकदम से कभी ज्यादा स्टेरॉइड्स मिला बॉडी में ब्लड टेस्ट में, देन दे विल सस्पेक्ट दैट ही हैज टेकन स्टेरॉइड एट दैट टाइम। So this is about the athlete biological passport. This is maintained by the NADA or the International Federation. Now let us learn about the hearing and appeal. So in simple terms, एक बार एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग आता है, मतलब एथलीट का सैंपल अगर पॉजिटिव होता है, पहले क्या होता है, इट इज कॉल्ड एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग। जो डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी है वो नाडा को बताता है कि इसका पॉजिटिव आया है। देन नाडा व्हाट इट विल डू, इट विल सी वेदर द एथलीट हैज टेकन टीयूई और नॉट। अगर टीयूई लिया है तो ठीक है, अगर टीयूई लिया नहीं है तो एथलीट को नोटिफाई किया जाएगा। एथलीट को, वाडा को और अपना फेडरेशन को, तीनों को नोटिफाई किया जाएगा। सेकेंड स्टेप इज नोटिफिकेशन। सो एथलीट अभी पूछ सकता है कि मेरा बी सैंपल, एक सैंपल अगर टेस्टिंग आप लोग याद करोगे तो 2 टाइप ऑफ टेस्टिंग होता है, एक ए सैंपल टेस्टिंग, एक बी सैंपल, 2 सैंपल्स होते हैं। तो पहले ए सैंपल का टेस्ट किया जाता है। सो अगर एथलीट बोलेगा नहीं मैं मानूंगा नहीं, मुझे बी सैंपल भी टेस्ट करना है, तो बी सैंपल उसका टेस्ट किया जाएगा। फिर से बी सैंपल अगर नेगेटिव है, ए सैंपल पॉजिटिव था, बी सैंपल नेगेटिव है, तो उसके ऊपर कोई हियरिंग, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं होगा। अगर मान लो बी सैंपल भी पॉजिटिव है, देन अगेन ही विल बी नोटिफाइड। नाडा विल नोटिफाई द फेडरेशन, द एथलीट एंड द वाडा, तीनों को लगता है। अभी एथलीट हैज गिवन, विल बी गिवन अ प्रोविजन फॉर हियरिंग, मतलब एथलीट को बुलाया जाएगा
एथलीट की तरफ से भी सुनाया जाएगा, मतलब एथलीट जो भी बोलना है बोल सकता है. अब फेयर हियरिंग विल बी डन बाय द हियरिंग कमिटी. हियरिंग में अगर उसको लगता है कि एथलीट ठीक है, इनएडवर्टेंट डोपिंग अगर हुआ, स्पेसिफाइड सब्सटेंस हुआ, तो उसका पनिशमेंट रिड्यूस किया जाएगा. अगर हियरिंग के बाद पनिशमेंट होगा, अगर हियरिंग के बाद पनिशमेंट होगा फिर भी एथलीट को लगता है नहीं मेरे ऊपर मतलब मैं मानूंगा नहीं, आई डोंट वांट टू एग्री टू दिस, आई वांट टू गो फर्दर, ही कैन गो टू अपील. अभी आएगा अपील. अपील करने के बाद अपील कमिटी देखेगा. अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एथलीट को पनिशमेंट से छूट गया है और वाडा को लगा कि नाडा वाले ने कुछ गपला किया है, देन वाडा ऑल्सो कैन अपील और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑल्सो कैन अपील. सो अपील कमिटी में और एथलीट कैन अपील, कोई भी अपील कर सकता है. सो अपील के बाद फिर से डिसीजन लिया जाएगा. अगर डिसीजन फिर भी एथलीट को अगर लगता है नहीं मेरे ऊपर जुल्म किया है, मतलब मैं आई डोंट वांट टू एग्री टू दिस, ही कैन गो टू द CAS, दैट इज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन स्पोर्ट्स. दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट. जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट होता है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए CAS इज द हाईएस्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन स्पोर्ट्स. वहां पे जाएगा. या अगर वाडा को लगता है कि नहीं इधर नाडा वाले अच्छा सा मतलब एथलीट को फेवर कर रहा है, अनड्यू फेवर हो रहा है, देन वाडा ऑल्सो कैन गो टू CAS. CAS में जो डिसीजन लिया जाएगा दैट इज द फाइनल. सो देयर आर 4 stages. फर्स्ट इज नोटिफिकेशन, B सैंपल टेस्टिंग. उसके बाद अगर वो भी पॉजिटिव है तो फिर अगेन हियरिंग, हियरिंग के बाद अपील, अपील के बाद CAS में डाल सकते हो. एंड CAS हियरिंग इज द फाइनल. एंड दिस इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन द अदर फॉर्म. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द एटीट्यूड्स एंड अवेयरनेस. जैसे इंटेंशनल डोपिंग, इनएडवर्टेंट डोपिंग, 2 तरीके का डोपिंग हमने सीखा है. सो इंटेंशनल डोपिंग को रोकने के लिए याद रखना हमेशा एथलीट का मॉरल वैल्यूज जो है वो बढ़ाना है, तभी उसका इंटेंशन नहीं होगा. इनएडवर्टेंट डोपिंग से बचाने के लिए क्या करना है, एथलीट का जो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, वो बढ़ाना है. सो दीज आर द 2 मेन थिंग्स यू हैव टू फोकस एज ए कोच. वन इज to stop intentional doping, you have to incorporate good moral values in your athlete. And second is to stop inadvertent doping, you have to educate the athlete about the doping and anti-doping activities. So these are all some studies you can see. And athlete कभी भी डोप करने का चांस कब रहता है, there is a sliding scale theme. इसमें क्या है, एथलीट का अगर परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट हुआ है, देन ही विल डू चेंजेस इन हिज डाइट. उससे भी अगर हो नहीं रहा है तो वो सप्लीमेंट्स यूज करना शुरू करेगा. उससे भी अगर हो नहीं रहा है परफॉर्मेंस तो ओरल IPED, इंटेंशनल परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज करेगा थ्रू माउथ, मतलब टैबलेट्स, सिरप्स वगैरह. उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रहा है तो इंजेक्शंस यूज करने का चांस रहता है. तो ये 4 जगह पे आप लोग रोक सकते हो एथलीट को परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यूज करने से. हाउ टू टैकल, वन इज एजुकेशन, द अदर इज अवेयरनेस सेशंस. अच्छा, ये 2 चीजें देख लो, वन इज कोचेस टूल किट एंड एथलीट्स टूल किट. ये दोनों टूल किट्स है, वाडा के साइट में अवेलेबल है. सो व्हेनेवर यू आर फ्री यू कैन डाउनलोड दिस टूल किट. इसमें एथलीट्स को कैसे समझाना है, मॉरल वैल्यूज कैसे बढ़ाना है, अवेयरनेस कैसे देना है, एजुकेशन कैसे देना है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के एथलीट्स को सब दिया गया है. इफ यू हैव यंगर एज ग्रुप एथलीट्स, हाउ टू, वो सब गाइडेंस आपको मिल सकता है. एंड दिस इज वाडा एंड नाडा वेबसाइट. यू कैन गो थ्रू देम व्हेनेवर यू आर फ्री. एंड फाइनली, सेव द स्पिरिट ऑफ द गेम. In doping, the war is never won. This was told by former IOC president. So अभी ये सब सुनने के बाद आप लोग पहले पढ़ाई करो. उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं एक क्लास और लूंगी लास्ट में, उसमें we can discuss. No need to worry about that कि जल्दी जल्दी हो रहा है, स्लो हो रहा है, ये सब डरने की कोई जरूरत नहीं है.
आराम से जो भी डाउट से नोट करके रखो, we will discuss again. But without studying, if you tell I don't understand, that is not a good thing. You have to read, you have to understand, because as coaches, this is a very important part which you have to know. Clear? Okay, with this I'll finish the session. Thank you.